हेलो दोस्तों। हमारा धरती लगभग 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। इतना पुराना आखिरकार ये धरती कैसे बन गई? ये जितने असल सवाल सुनने में है उतना ही टफ जवाब देने में है। पृथ्वी हमारा होम प्लेनेट है, जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन प्लेनेट कैसे बन गए जिसे आज हम देखते हैं? आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। पहली बार एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट ने 1776 में अपनी किताब यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ हेवन में अर्थ के हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया। फिर 1796 में एक मैथमेटिशियन लेप्लेस ने इस बुक को थोड़ा चेंजेस लाया है। आज पूरी दुनिया में यह बुक यूनिवर्सल हाइपोथेसिस बन गया। इस बुक में इमैनुएल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दिया और इस थ्योरी से हम हमारा अर्थ की बायोग्राफी को समझेंगे। पृथ्वी कैसे इवॉल्व हुआ यह समझने के लिए हमें लगभग 4.6 बिलियन ईयर पीछे जाना होगा। यह बहुत लंबा समय है। उस समय ना पृथ्वी थे, ना सूरज, ना चंद्रमा, ना तारे, ना कोई प्लेनेट थे। केवल डस्ट और गैस की एक विशाल बादल था जिसे सोलर नेबुला कहा जाता था। और यह बादल एक सेंटर पॉइंट की चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। एक समय कुछ ऐसा हुआ कि बादल तेजी से घूमने लगा। साइंटिस्ट को लगा कि शायद नियर स्टार एक्सप्लोडेड हो गया, जिससे एक पावरफुल शॉकवेव पैदा हुआ जब बादल से टकराया। इस शॉकवेव ने बादल को घेर दिया और तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे यह तेजी से घूमता गया, बादल का सेंटर पॉइंट और अधिक गर्म होता गया, जब तक कि यह तेज चमकने नहीं लगा और यह चमकता हुआ चीज हमारा सूरज बन गया। सूरज ने बादल में मौजूद मोस्ट ऑफ द डस्ट एंड गैस को अपने अंदर ले लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ डस्ट और गैस सूरज के चारों ओर रह गई, जिससे एक फ्लैट डिस्क बन गई। यह डिस्क भी सूरज के चारों तरफ घूम रहा था। इस डिस्क के अंदर छोटे छोटे गैस और डस्ट के पार्टिकल आपस में चिपकने लगे, जिससे एक बड़ा सा बूंद बन गया। जैसे जैसे यह बूंद दूसरी बूंद से टकराने लगी, वैसे वैसे यह और बड़ा होते गया। उनमें से कुछ इतना बड़ा हो गया कि उनमें अपना अपना ग्रेविटी था, जो अधिक गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचता था, और वही था पहला प्लेनेट। इन प्लेनेटों में से एक हमारा अर्थ भी था, और यह सूरज के करीब बनी, जहां केवल रॉक एंड मेटल जैसे हैवी मटेरियल सर्वाइव कर सकते थे। पृथ्वी की शुरुआत रॉक एंड मेटल के एक छोटी सी बॉल के रूप में हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये रॉक एंड मेटल आपस में टकराते गई, यह बड़ा होते गई। लेकिन इनमें से कुछ टकराव इतना वायलेंट था कि पृथ्वी सरफेस पर एक बड़ा क्रिएचर बन गया। इनमें से एक टक्कर इतना बड़ा था कि इसने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। थिया नाम के एक प्लेनेट जैसे चीज जबरदस्त टक्कर के साथ पृथ्वी से टकराया, जिसे ट्रिमेंडस फोर्स भी कहा जाता है। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने दोनों प्लेनेट को पिघल दिया और बहुत सारे मटेरियल स्पेस में रह गए। इस मटेरियल का कुछ हिस्सा पृथ्वी के ऑर्बिट में रह गई, जिसे एक रिंग ऑफ डेब्रिस जैसे बन गई। समय के साथ साथ दिस रिंग ऑफ डेब्रिस आपस में चिपक गई और हमारा चांद का इवॉल्व हुआ। इस टक्कर के बाद पृथ्वी बहुत गर्म हो गई थी। यह पिघले हुए रॉक से ढका हुआ था, जिसे मैग्मा कहा जाता था। मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हुआ और सरफेस पर एक पतली लेयर के रूप में जम गई। लेकिन लेयर के नीचे बहुत हीट और प्रेशर था। हीट और प्रेशर के कारण कुछ रॉक मटेरियल फिर से पिघल गई और ये कारण के रूप में इधर उधर घूमने लगी। इस हलचल के कारण क्रस्ट का कुछ हिस्सा टूट के अदर पार्ट्स के अंदर घुस गई, जिसे पृथ्वी के सरफेस पर कॉन्टिनेंट, वोल्केनो और माउंटेन्स बनी है। प्लेट्स ने समय के साथ साथ बड़े बड़े शेप और अपनी जगह को भी बदल दिया, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इसको मैंने एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेकआउट कीजिए। जो गर्मी था पूरी प्लेनेट पर, वो रॉक्स एंड मिनरल को पिघल दिया और कंपैरेटिवली बड़े मिनरल्स अर्थ के सेंटर पर जम गई, जिसे पृथ्वी का कोर बन गया। लाइटर मिनरल सरफेस के ऊपर तैरने लगे, जिसे पृथ्वी का क्रस्ट निर्माण हुआ। टक्कर के बाद पृथ्वी पर भी एनवायरमेंट बन गई। एटमॉस्फेयर ये एक गैस की लेयर है जो पृथ्वी को गिरे हुए थे। एटमॉस्फेयर दो सोर्सेस से आया है, एक वोल्केनो इरप्शन और दूसरा कॉमेट इंपैक्ट। वोल्केनो तब होता है जब वोल्केनो फाड़ते हैं और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे गैस हवा में चढ़ते हैं। कॉमेट इंपैक्ट तब देखने को मिलता है जब आउटर स्पेस से पृथ्वी से टकराते हैं और अपने साथ पानी और अन्य गैस लेकर आता है। आज जो एटमॉस्फेयर है उससे बहुत अलग एटमॉस्फेयर था। इसमें ऑक्सीजन नहीं था, जो जीवन के लिए जरूरी था। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस होकर बादलों और रेनड्रॉप्स में बदल गई। बारिश पृथ्वी के सरफेस पर हुए और नीचे इलाकों में पानी भर गई। इसने पृथ्वी का पहला ओशन क्रिएट किया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए ओशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओशन बहुत सॉल्टी और एसिडिक थे,
दोनों ही लाइफ के लिए हानिकारक था। पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंपल बैक्टीरिया थे जो कठोर एनवायरमेंट भी रह सकते थे। वो ओशन में रहता था और अपने खाना बनाने के लिए केमिकल और सनलाइट यूज करते थे, जिसे केमोसिंथेसिस कहते थे। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोड्यूस करने लगे। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे ओशन एंड एनवायरमेंट में इंक्रीज होना शुरू हुआ, जिसे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन ने एनवायरमेंट और ओशन में जीवन के लिए बहुत आसान बना दिया। लाइफ एक अद्भुत कहानी है जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमने यह जान लिया कि अंतरिक्ष में डस्ट और गैस के बादल से कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। हमें सीखा है कि कैसे पृथ्वी अन्य रॉक्स और मिनरल से टकरा कर बड़ा हो गई, कैसे इसे विशाल इंपैक्ट से मून मिला, कैसे इसे ठंडा मैग्मा से इसके लेयर मिली, कैसे इसे मूविंग प्लेट से पहाड़ और वोल्केनो मिली, कैसे इसे अपना एटमॉस्फेयर मिला, वोल्केनो और कॉमेट से और बारिश से कैसे इसे ओशन फॉर्मेशन हुआ। इस इवोल्यूशन के दौरान एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लाइक कंपटीशन ऑफ रिसोर्स और जेनेटिक म्यूटेशन जैसे वेरियस फैक्टर ने पृथ्वी पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को शेप देने में रोल निभाई है। डिफरेंट स्पेसीज इवॉल्व हुए और डिफरेंट हैबिटेट एडॉप्टेड की है, जिसे आज हम इनक्रेडिबल फॉर्म में स्पेसीज को देखते हैं। इस हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन गैस और डस्ट के क्लाउड से हुआ बिलियन ऑफ ईयर्स में। यह प्लेनेटेसिमल फॉर्मेशन, ओशन डिफरेंशिएशन और एटमॉस्फेयर की डेवलपमेंट जैसे प्रोसेस से गुजरे। लाइफ ओशन में शुरू हुआ था और एडेप्टेशन और जेनेटिक प्रोसेस के माध्यम से धीरे धीरे सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल तक इवॉल्व हुआ, जो आज हमें देखने को मिलता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारा प्लेनेट के बारे में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।